नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बहुत मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीका से चल रही होगी। तो आज आपके लिए देख सकते हैं स्क्रीन पर भारत और आर्थिक भूगोल, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हमारे इंडिया में, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी बिहार शिक्षक भर्ती की एग्जाम होने वाला है 15 तारीख को, उसी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि बीपीएससी के द्वारा इस टॉपिक को, ये जो सिलेबस है, इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा आपसे ये प्रश्न यहाँ से कैसे बनेंगे, आप लोगों को अच्छे तरीका से समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए जरूर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले नंबर से। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोग को देखने में और समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है। जो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसका संबंध जो है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। बहुत अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। कृषि जो है हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया है और इसका जो उत्पादन है प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। कृषि के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो मत्स्य पालन होता है, ये भी जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहां से प्रश्न बन गए, कृषि कौन सा क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो मत्स्य जो पालन होता है हमारे इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर, वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारत की कितनी तिहाई जनसंख्या, तो 2/3 जनसंख्या जो है ये किस पर आधारित है, तो ये कृषि पर आधारित है। ठीक है, अब तो हो गया। अब देखिए यहां से जो कुछ प्रश्न बने हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से पहला जो प्रश्न है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किन लैटिन शब्दों से हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है एगर तथा कल्चरा शब्द से हुई है। एगर तथा कल्चरा शब्द से हुई है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम आप लोगों को जो टॉपिक लिए है भूगोल से लिए है, फिर उसके बाद हम आपको फिर हिस्ट्री के कराएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी तो हो ही रहा है, सिविक्स हो जाएगा, सारी चीज आप लोग को करा देंगे टॉपिक से रिलेटेड। आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि बिहार टीचर एग्जाम का जो 15 तारीख से एग्जाम होगा, तो अभी आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगा, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीका से हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग को पता चल गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है कि स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत था। कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत था, तो आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कृषि का हिस्सा जो था वह 60% था सकल घरेलू उत्पाद में। और यहां से प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक उसी को हम कराएंगे, जो महत्वपूर्ण लगेगा, बाकी हम उसको छोड़ देंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 जब हुआ है, आर्थिक समीक्षा जब केंद्र सरकार के द्वारा 2021 से 22 हुआ है, तो उसमें कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद का जो हिस्सा है वह कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 18.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18.8% हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए भारत को कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न, और यहाँ पे जो शब्द देख सकते हैं लिखा गया है एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया कि कौन से देश को, तो भारत देश को। तो 20 याद कीजिएगा। कितना, तो 20 याद कीजिएगा। ठीक है, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये भी देखिए प्रश्न। भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो 15 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं आप लोग को, और साथ ही साथ आप लोगों को याद करते चलेंगे हम लोग। पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत को एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है कितने, तो 20 याद कीजिएगा। कृषि जलवायु प्रदेशों में
भारत को बांटा गया है कितना, तो 15 याद कीजिएगा। अगर 2021 से 22 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार बात करेगा, कृषि संबंधित क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पाद जो वाला हिस्सा है उसमें कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 18.8% हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना को तैयार किया गया है। देखिए यहाँ से कैसे उसके घटक को बनाया गया है, बहुत बारीकी से समझाकर बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो मुख्य घटक हो जाएगा, यहाँ पे मुख्य घटक में कौन कौन सा आ सकता है, तो जो विशिष्ट मृदा होगा, इसके बाद जो तापमान है उसको नियंत्रित होगा, इसके बाद वर्षा की जरूरत होगा, जलवायु हो जाएगा, और जल संसाधन। ये जो हो जाएंगे कृषि जलवायु प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, जैसे अनाज का जिसे कह सकते हैं गेहूं हुआ, इसके बाद धान हुआ, तो उसके लिए सबसे मुख्य घटक क्या चाहिए, उस जो फसल है उस फसल के लिए सबसे मुख्य घटक क्या चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि जलवायु प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हो सकते हैं, तो आप लोग को ध्यान में जरूर रखना होगा। विशिष्ट मृदा, तापमान हो गया, टेम्परेचर चाहिए जरूरी। अगर वर्षा नहीं होगा तो फसल सूख जाएंगे, तो वर्षा का भी जरूरत पड़ेगा। इसके बाद जलवायु कैसा होना चाहिए, उसी के अनुसार हम फसल को बो सकते हैं, मतलब अलग अलग फसल को बो सकते हैं। और जल संसाधन रहेगा तभी हम लोग अच्छा से उस फसल को हम लोग आगे काट सकते हैं, बो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कृषि जलवायु प्रदेश की बात करेंगे तो पश्चिमी हिमालय श्रेणी हो जाएगा, इसके बाद पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न गंगेय मैदानी क्षेत्र होगा, मध्य गंगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगेय मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तीन चीज को ध्यान में याद कीजिएगा। जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं कृषि जलवायु प्रदेश के, ये देख सकते हैं जो तीन हो जाएंगे, देख सकते हैं आगे भी हो जाएंगे, जो गंगेय के नाम से हो जाएगा निम्न, मध्य और उच्च। तीनों चीज को ध्यान में रखिएगा, निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करेंगे तो गंगा पार का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, आगे देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र, और द्वीप क्षेत्र हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे दिया गया है जो कृषि जलवायु प्रदेश के जो है इसको दिया गया है, क्लाइमेट के बारे में बताया गया है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आगे चलिए, देखिए यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अब उससे रिलेटेड देखिए प्रश्न आया है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग सकल बोया गया क्षेत्र है। सकल बोया गया क्षेत्र है भारत का कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग, तो 42.4% जरूर याद किया। कितना प्रतिशत, तो 42.4%, ठीक है। अगर बात करेंगे निबल बुआई क्षेत्र कितना हो जाएगा, निबल बुआई क्षेत्र तो 139.3 मिली हेक्टेयर याद कीजिएगा। कितना, 139.3 मिली हेक्टेयर। सकल फसल क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 197.3 मिली हेक्टेयर क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, भारत में सस्य गहनता का प्रतिशत कितना है। सस्य गहनता का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 141.6 है। कितना, 141.6। उत्तर प्रदेश की सस्य गहनता का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 151% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की सस्य गहनता का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 151% हो जाएगा। तो ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, अगला जो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कि देख लीजिए यहाँ पे कि भारत माफ कीजिएगा राज्य स्तर पर सस्य गहनता का न्यूनतम और अधिकतम परिवर्तित प्रतिशत दर कितना हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो मिजोरम है इसका कितना है, 100% हो जाएगा। और पंजाब की बात करेंगे तो 189% हो जाएगा। तो राज्य स्तर पर जो सस्य गहनता है न्यूनतम और अधिकतम पूछा गया है, तो मिजोरम का 180%, माफ कीजिएगा मिजोरम का 100% याद कीजिएगा, और पंजाब का 189% याद करिएगा, ठीक है। अब सस्य गहनता निकालते कैसे हैं, इसका सूत्र ध्यान रखिएगा।
सस्य गहनता जो निकाला जाता है, उस निकालने के लिए जो उसका प्रमुख सूत्र जाना गया है कि सकल फसलगत क्षेत्र बाटा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तब जाकर हम सस्य गहनता वाला क्षेत्र को हिस्सा निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो सस्य गहनता के जो निर्धारक जो तत्व हैं, जो प्रमुख तत्व माने गए वह कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो हो जाएंगे, सिंचाई होगा, ध्यान रखिएगा, सिंचाई, मृदा उर्वरता, जनसंख्या दबाव, उर्वरक, जो उत्पन्न बीज है वे हो जाएंगे, जो सस्य गहनता वाले निर्धारक तत्व है, कृषि यंत्रीकरण हो जाएगा और पौधा जो सुरक्षित है उसको रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देख सकते हैं अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार कितना है। तो 0.12 हेक्टेयर है। कितना? तो 0.12 हेक्टेयर है। अगर बात करेंगे वैश्विक स्तर पर, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत आकार कितना हो जाएगा वैश्विक स्तर पर, तो 0.29 हेक्टेयर हो जाएगा। कितना? 0.29 हेक्टेयर हो जाएगा। भारत में शुद्ध व्यापित क्षेत्र कितना हो जाएगा, जिसको नेट साउंड एरिया कहा जाता है, वह देख सकते हैं इतना, यहाँ पे देख सकते हैं 1,39,506 हेक्टेयर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसान दिवस जो है कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ से अनेक प्रकार के प्रश्न बनते जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का अगला जो पॉइंट देख लीजिए, अगला जो पॉइंट है हम लोग का कि भारत का कृषि वर्ष कब से कब तक होता है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो होता है भारत का कृषि वर्ष होता है। अगर बात करेंगे भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। भारतीय कृषि के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो MS रंधावा याद कीजिएगा। MS रंधावा जो हैं ये भारतीय कृषि इतिहास नामक पुस्तक के बहुत इंपॉर्टेंट लेखक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग। जो टॉपिक है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1960 में किया गया था। कब, तो 1960 में किया गया था। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे हो जाएगा, तो ये उत्तराखंड के पंतनगर में है। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के पंतनगर में हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये वर्ष 1972 में हुआ था। कब बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, तो वर्ष 1972 में इसकी शुरुआत किया गया था। कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर दिया जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग के नाम पर जो है ये बोरलॉन्ग पुरस्कार को दिया जाता है। शुरुआत कब हुआ था, तो 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। क्लियर, आगे चलते हैं, बढ़ेंगे हम लोग। जो अगला हम लोग का टॉपिक हो जाएगा कि भागीरथी घाटी में रजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। किसका श्रेय जाता है, तो फ्रेडरिक विल्सन का जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए, जो 14% से उसकी आर्द्रता जो होनी चाहिए कटाई करते समय वह कम होनी चाहिए। समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। जो टॉपिक है अगला कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो अभी जो रबी फसल है, रबी फसल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है वर्षा। ओके, समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला देख सकते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ग्राफ है, देख लीजिए। यहाँ पे भारत का नक्शा यहाँ पे देख सकते हैं जो है, इसमें देख लीजिए ऊपर जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर बताया गया है पश्चिमी हिमालय श्रेणी है। यहाँ पे जो है पश्चिमी हिमालय श्रेणी है। दूसरा में देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय श्रेणी और पूर्वी हिमालय श्रेणी। आगे बढ़ेंगे, देखिए नीचे देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गंगेय क्षेत्र वाला आप लोगों को हम जस्ट बताए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो
उच्च गंगाई वाला क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। थोड़ा सा देख ले सकते हैं, यहाँ पे उच्च गंगाई वाला क्षेत्र है, मध्य गंगाई वाला मैदानी क्षेत्र है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीका से समझिएगा, आप लोग को बता देते हैं इसके बारे में। जो यहाँ पे वर्ष 2018 से 19 के लिए भू उपयोग संख्यांकी के लिए जो महत्वपूर्ण मानक विवरण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो भूमि उपयोग के लिए आंकड़े के लिए जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है 1 से 9 में, वह कितना है, इतना है, देख सकते हैं 3,00,000 जो 7,787 हो जाएगा। वन के लिए हो जाएगा तो 7,02,011 हो जाएगा, कितना 72,011 है, ठीक है। गैर कृषि उपयोग वाला क्षेत्र 27,344, बंजर और अन उपजाऊ वाला भूमि 17,162, अस्थायी चारागाह और अन्य चारागाह भूमि 10,376। कृषि योग्य भूमि कितना हो जाएगा बंजर, तो 12,219, विविध वृक्ष फसलों के भूमि अंतर्गत भूमि तो 3,154, और वर्तमान जो प्रतिभूमि के अलावा जो अन्य प्रतिभूमि है वो हो जाएगा 11,633। तो ये सब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसको टॉपिक को छोड़ देते हैं। सिंचित क्षेत्र में सरकारी नहरें आती है, निजी क्षेत्र आते हैं, और कुल नहरों को जोड़ा जाएगा तो इतना हो जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये चीज़ नहीं आते हैं हमारे एग्जाम में, नहीं पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को हम छोड़ दे रहे हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग, जो कृषि तंत्र है, ये कृषि तंत्र में क्या क्या बताया गया है। पहला निवेश होता है हम लोग का, जो पूंजी लगाते हैं, प्रक्रिया क्या क्या होता है, और निर्गत क्या होता है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि तंत्र में। पहले बीज होता है, उर्वरक होता है, श्रम होता है, तकनीकी मशीनी का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो भौतिक निवेश होता है, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, प्रकाश, ये सारे निवेश हम लोग करते हैं। प्रक्रिया क्या क्या करते हैं इसके अंतर्गत, तो हम उसमें जुताई करते हैं, कोई भी फसल लेते हैं, बुआई करते हैं, छिड़काव करते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, कटाई लाते हैं, कटाई करके लाते हैं। और इसके 2 चरणों में से प्रत्येक उत्पादों को हम निर्गत करते हैं, डेयरी उत्पादन में ले जाते हैं, ऊन करते हैं, फसल करते हैं, और अन्य प्रकार की जो निर्गत होती है उसको करते हैं। तो कृषि तंत्र आप लोग को समझ में इतना चीज़ आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम कल बहुत चीज़ आप लोग को बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की खेती का नाम होता है, उसी को अकॉर्डिंग हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। जो जो कल इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी हम आप लोग को कराएंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो भारत की प्रमुख फसलें हैं उसको भी कल हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास इसके आगे होने वाला है, तो जरूर आप लोग देखिएगा। मिलेंगे हिस्ट्री में, फिर इसके बाद जो सिविक्स होगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।